हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है जो डिफरेंट टाइप के फोर्स होते हैं, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, ठीक है, और चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो, वीक न्यूक्लियर फोर्स हो, इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो। इनके बारे में बात करेंगे जो अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टेट पीएससी हो, यूपीएससी हो या अन्य कोई एग्जाम हो, प्री मेंस दोनों में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। जैसे मैं एमपीपीएससी की बात करूं तो वहाँ इस सिलेबस में यहाँ भी है, यूपीपीएससी में है, यूपीएससी में है, हर जगह इस सिलेबस में है। जहाँ भी जनरल साइंस होगी वहाँ एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि अलग अलग, अभी डिटेल नहीं है इनकी डेफिनेशन है क्योंकि इनका ज़्यादा डिटेल नहीं आएगा, कोर साइंस नहीं, सिर्फ जनरल साइंस एक इंट्रोडक्शन टाइप में है, तो वही डिस्कस करूंगा। फिर थोड़ा सा हम डिटेल में ग्रेविटेशनल फोर्स को अगले लेसन में कर लेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फोर्स क्या होता है। तो पुश और पुल अपॉन अ ऑब्जेक्ट, यानी कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपका बैग है, ठीक है, ये उसमें यदि आप इसको इस डायरेक्शन में खिसकाते हो या इस डायरेक्शन में खींचते हो तो जो आपने एफर्ट लगाया वही वो फोर्स है। यानी कोई वस्तु यहाँ रखी है, उसको आप खींच रहे हो, ढकेल रहे हो, जो भी कर रहे हो वो बल है। या फिर कोई कोई मान लीजिए गाड़ी जा रही है, ऐसे ये गाड़ी जा रही है इस डायरेक्शन में, आप उसको रोक दो हाथ से खींच के पकड़ के, तो भी वो बल कहलाएगा। या आपने धक्का मारा, वो धक्का नहीं लगा लेकिन आपने मारा, तब भी वो बल कहलाएगा। कहने का मतलब आपने जो कोशिश की है उसकी स्थिति परिवर्तन करने में, मान लीजिए रेस्ट पोजीशन में थी यानी रुकी हुई में थी, या फिर मोशन में थी या गतिमान थी, यानी चाहे रुकी हो चाहे गतिमान हो, यदि आप उसकी अवस्था को परिवर्तन करने के लिए जो प्रयास करते हैं वही बल कहलाता है। उम्मीद करता हूं कि अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि बल का मतलब क्या होता है, ठीक है। यानी वह बाहरी कारक जो किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है उसे बल कहते हैं। बल फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी द्रव्यमान, ठीक है, गुणे त्वरण। बहुत डिटेल से पिछले लेसन में मैंने साइंस की बात की थी कि ये डेरिवेशन कैसे होता है। न्यूटन के गति के दूसरा नियम का ये फार्मूला है। तो यदि न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन लिखने को आ जाए तो आप ये डेरिवेशन मैंने दिखाया था कि कैसे एफ इक्वल टू एम ए बनता है, तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। सिंपल है, मास इंटू एक्सीलरेशन या द्रव्यमान गुणे त्वरण जो कहलाता है वो बल का फार्मूला होता है। इसकी ऐसा यूनिट पूछी जा सकती है, न्यूटन बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, और सीजीएस में मात्रक में कभी पूछे जाए तो उसे टाइम कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर अब बिल्कुल लास्ट में एक बार और रिपीट करता हूं, बल का मतलब है किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन के लिए जो भी बाहरी कारक लगाया जाता है, चाहे वो वस्तु में परिवर्तन हो या ना हो, बस आपने कोशिश की, आपने एक चट्टान को खिसकाने की कोशिश की, वो चट्टान खिसके या ना खिसके वो आपके द्वारा लगाया हुआ बल कहलाएगा। तो बल की डेफिनेशन यही है, पुश और पुल अपॉन अ ऑब्जेक्ट। ओके, ऐसा ही मात्रक प्री के लिए याद रखो, न्यूटन, सीजीएस मात्रक डायन, एक न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁵ डायन, ये आपको 10⁵ डायन आपको याद रखना है। अब प्रमुख प्रकार जो फंडामेंटल फोर्स कहलाते हैं वो चार है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, उनमें से एक है वीक न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इनको फंडामेंटल फोर्स कहते हैं। कभी लिखने को आ जाए तो आप जरूर लिखिए, या फिर मल्टीपल चॉइस में तो आप बता सकते हो। इनका अरेंजमेंट पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग ताकत के फोर्स, मतलब जो उनका स्टेबिलिटी है, कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक है, उसको क्रम से बैठाइए, तो उसको भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहलाता है। बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें। एक ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट ए है, एक इसको खींचेगा और इसको खींचेगा, एक दूसरे को जो खींचते हैं वो ही कहलाता है। चाहे वो, जैसे अपन बोलते हैं ना कि पेड़ से फल क्यों गिरता है, क्योंकि पृथ्वी उसको अपनी ओर खींचती है। अब पृथ्वी बहुत भारी भारी है, तो यदि फल है तो पृथ्वी को तो खींच नहीं सकता, तो पृथ्वी फल को खींच लेती है। तो ब्रह्मांड में, दुनिया में कहीं भी जो भी ऑब्जेक्ट है एक दूसरे को वो खींचते हैं, वही ग्रेविटेशनल फोर्स है। इंग्लिश में बात करें तो ये बाई वर्च्यू ऑफ मास, यानी ये मास पे डिपेंड करता है। एक किलो की बॉडी ये है और 1 किलो का है, एक दूसरे को खींचेंगे, और एक है मान लीजिए 50 किलो का, एक है 1 किलो का, तो दोनों में जो बल की ताकत है कि अंतर, जो भारी वस्तु होती है वो ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। आप उदाहरण के रूप में समझ सकते हो, बहुत फेमस एग्जांपल है, अभी ठीक है लास्ट में नहीं देख लीजिए। मान लीजिए ये सन है
और ये उसके चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, ये अपनी पृथ्वी है, तो पृथ्वी को लगातार अपनी ओर खींचे रहता है। इसी तरह पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है चंद्रमा, तो चंद्रमा को पृथ्वी अपने आप खींच, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो लगातार सारे ऐसे ग्रह घूम रहे हैं ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रुकी हुई है। तो जितनी बड़ी बॉडी होगी यानी जितना ज्यादा उसका मास होगा, जिसको द्रव्यमान बोलते हैं आप, इसको मैं लिखे दे रहा हूँ, जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना अधिक उसमें गुरुत्वाकर्षण बल, और गुरुत्वाकर्षण मतलब एक दूसरे को आकर्षित करना, ठीक है। तो ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, मास द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और एक ऑब्जेक्ट है, एक इनके बीच की दूरी मान लीजिए r है, तो जो फोर्स की वैल्यू होती है 1/r² यानी इनवर्स होती है। यदि r बढ़ाओगे, जैसे 5 मीटर है तो ग्रेविटेशनल फोर्स मान लीजिए 10 लगता है, ठीक है। यदि ये दूरी आप 20 बढ़ा दोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा। यानी आप ऐसे भी कह सकते हो कि दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी बढ़ने पे उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है। इसका मतलब ये हुआ r इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे दो बॉडी के बीच की दूरी बढ़ती या घटती है, वैसे वैसे फोर्स में भी परिवर्तन होता है। दूरी बढ़ेगी तो फोर्स कम होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया सिंपल ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी हिंदी में आपको लिखना आ जाए तो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण एक दूसरे को अपने द्रव्यमान के कारण आकर्षित करता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना और चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना दोनों एग्जाम्पल हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के। आई थिंक बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं अगला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी विद्युत चुंबकीय बल। बिल्कुल सिंपल है, दो फोर्स काम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। देखिए, ए फोर्स वर्च्यू ऑफ चार्ज की वजह से होता है। एक चार्ज पार्टिकल ये है, मान लीजिए धनावेश है, एक यह ऋणावेश है, तो एक दूसरे को ये आकर्षित करेंगे। और यदि यहीं एक धनावेश है, दूसरा धनावेश है, यानी पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ऐसे ऐसे एक दूसरे के रिवर्स जाएंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है आवेश की वजह से होता है, या इसको आप चार्ज बोलते हो, चार्ज की वजह से होता है। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या देखेंगे, ओनली अट्रैक्टिव होता था, आकर्षित होता था, और ये आकर्षित भी हो सकता है, प्रतिकर्षित भी हो सकता है। रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों टाइप का हो सकता है मैग्नेटिक फोर्स। वो भी बताया मैंने कैसे, कि यदि धन और धन है तो एक दूसरे को रिपल्सिव करेंगे, और धन और ऋण है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो समान चार्ज आकर्षित नहीं करते और असमान चार्ज आकर्षित करते। इसका भी यही होता है, इनके बीच की दूरी बढ़ेगी तो फोर्स कम होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपको समझ में आया होगा। इसको और देख लेते हैं। इसको हम दो स्तर पे बांटते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स। दो स्तर में बांट दिया, एक इलेक्ट्रिक यानी स्थिर विद्युत बल और दूसरा चुंबकीय बल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को हमने दो स्तर पे बांटा। एक क्या कर दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्थिर विद्युत बल, और दूसरा मैग्नेटिक फोर्स चुंबकीय बल। आपको ध्यान रखना है, दो में बांटा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, दो स्थिर बिंदुओं आवेगों के बीच में लगता है। यानी इलेक्ट्रिक में क्या होता है कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगा, एक Q है, एक Q2 है, एक मान लीजिए माइनस है, एक प्लस है, एक दूसरे को बीच की दूरी r है, तो इन दोनों के बीच का जो कुल फोर्स लगेगा वो यही लगेगा। F = क्या हो जाएगा, मान लीजिए Q1 Q2 का गुणा करो और r² से डिवाइड करो, ए इस फोर्स की वैल्यू। तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को दो हिस्सों में बांटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दूसरा मैग्नेटिक फोर्स। तो जो दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे वो कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, एक चुंबक मान लीजिए है, दूसरी है, तो इसका साउथ पोल इसका साउथ पोल, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यदि एक का साउथ एक का नॉर्थ होगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो दो चुंबकीय पोल के बीच यानी दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच जो भी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फोर्स कहलाएगा। और दो चार्ज पार्टिकल के बीच जो भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाएगा। ये आपको याद रखना है और यही आपको एग्जाम में लिखना है। तो ये हो गया। इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे रस्सी तनाव जो होता है वो होता है। घर्षण, जैसे कोई ये फर्श है और ये बॉल जा रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो जो फर्श की वजह से जो उसमें बल लगेगा, फर्श में चलने की वजह से जो उसमें फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा वो, ठीक है। इसी तरह लिक्विड में जैसे पानी में एक पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन होता है। आगे हम यदि बात करेंगे केमिस्ट्री में तो इनका डिटेल जाएंगे। अभी के लिए सिर्फ आप एग्जांपल लिख लो कि यदि मेंस में आ जाए कि ईएमएफ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के आप एग्जांपल लिखिए तो टेंशन, फ्रिक्शन, सरफेस टेंशन और कांटेक्ट फोर्स, इतना आपको याद। कांटेक्ट रहेंगे तो एक दूसरे से क्या होगा, आकर्षित प्रतिकर्षित हो सकते हैं।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, एक पार्टिकल यहाँ एक यहाँ, या तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और या एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ये आपको याद रखना। डिपेंड करेगा कैसा चार्ज है, प्लस है कि माइनस है, कैसा पोल है, नॉर्थ पोल है कि साउथ पोल, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए ने अगला फोर्स देखते हैं। दो फोर्स हो गए, ये फंडामेंटल फोर्स है। आपको यदि लिखने को आ जाए फंडामेंटल फोर्स के बारे में लिखी तो आपको ये लिखना है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण फोर्स आ गया, दुर्बल या वीक फोर्स। ठीक है, या इसको बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब देखिए, एक हीलियम एटम का मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है। ये हीलियम एटम हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन पहले होता है, उसके बाद आता है हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम दूसरे नंबर में पीरियोडिक टेबल में आता है। तो हाइड्रोजन में और हीलियम में क्या अंतर है? हाइड्रोजन में क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो प्रोटॉन होते हैं, दो न्यूट्रॉन होते हैं। तो हमने ये डायग्राम बना दीजिए, मान लिए हीलियम का, तो इलेक्ट्रॉन इसकी बाहरी कक्ष में रहेंगे और इसका जो न्यूक्लियस होगा इसमें दो प्रोटॉन रहेंगे और दो न्यूट्रॉन रहेंगे। तो मैंने यहाँ पे बना दिया, न्यूट्रॉन को सफेद से दिखा दिया है और प्रोटॉन को रेड से और इलेक्ट्रॉन को येलो से। तो एक हीलियम में याद रखिए दो इलेक्ट्रॉन, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, यानी ना वो आकर्षित करेगा ना प्रतिकर्षित करेगा। ये ध्यान रखिए, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव, प्रोटॉन में पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव। तो जो दुर्बल फोर्स होता है वो हीलियम के माध्यम से हम समझाएंगे। तो इतना मैंने यहाँ पे कर दिया। अब क्या होता है यदि ऐसा हो जाए कि जो हमारा न्यूट्रॉन है, जो मैंने यहाँ पे सफेद से दिखाया है न्यूट्रॉन है, वो न्यूट्रॉन चेंज हो जाए प्रोटॉन में। जो ए येलो कलर की जो लाइन आई है, ए आई है यहाँ पे, ये दिखा रहा है कि जो न्यूट्रॉन है ये चेंज हो गया है प्रोटॉन में। और जब ये प्रोटॉन में चेंज होगा तो दो चीजें इमिट भी करेगा, यानी एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होने पर इलेक्ट्रॉन इमिट करता है और एंटी न्यूट्रॉन इमिट करता है, यानी छोड़ता है। इसका मतलब है जब एक न्यूट्रॉन, यानी ये सफेद वाला, मान लीजिए हमने इलेक्ट्रॉन हटा दिया, इलेक्ट्रॉन से आपको मतलब नहीं है, ठीक है। अब हम सिर्फ बात कर रहे हैं जो अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो यदि एक ऐसी भी प्रोसेस होती है कि एक न्यूट्रॉन टूटता है प्रोटॉन में और जो उससे निकलते हैं इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन, वहीं प्रोटॉन किस में चेंज होता है, यहाँ ए वाली डायरेक्शन देखिए, जो प्रोटॉन है ये चेंज होता है इलेक्ट्रॉन में और पॉजिट्रॉन में। यानी, और मैं इसको साफ सुथरा लिख दे रहा हूँ कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि यदि ये आपको डायग्राम समझ में आ गया तो ये आपको फोर्स समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन चेंज हो जाएगा किसमें, इलेक्ट्रॉन में चेंज हो जाएगा और पॉजिट्रॉन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और न्यूट्रॉन किस में चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन में चेंज हो और एंटी न्यूट्रॉन। तो क्या होगा आगे चल के, क्या होगा कि जो न्यूट्रॉन चेंज हुआ है प्रोटॉन में, तो इसने इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन छोड़ा है। तो जब न्यूट्रॉन ने इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन छोड़ा है तो इस विधि को कहते हैं बीटा डिके, या इस प्रोसेस को कहते हैं बीटा माइनस डिके। ध्यान रखना है आपको, एक न्यूट्रॉन जब भी इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन में चेंज होता है उसे बीटा माइनस डिके कहते हैं। वहीं जब एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन में चेंज होता है तो ये क्या छोड़ता है, पॉजिट्रॉन पार्टिकल छोड़ता है, इसे कहते हैं बीटा प्लस डिके। इतना आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि अल्फा माइनस डिके क्या है, बीटा माइनस डिके क्या है, हीलियम के कैसे चेंज होते हैं। अब देखते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। जो इन परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार है उन्हें वीक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉनों के मध्य लगने वाला बल वीक न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है। रेडियो सक्रिय तत्वों से बीटा कण निकलते हैं। बस यही आपको डेफिनेशन देना है। यदि एग्जाम में आए कि वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है या मल्टीपल चॉइस में, तो बताना है कि इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉनों के मध्य जो फोर्स लगता है। मान लीजिए ये न्यूट्रॉन था, ये चेंज हुआ प्रोटॉन में और बनाया क्या क्या इसने, एंटी न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बना दिया। तो जो एंटी न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच जो फोर्स लगेगा उसी को वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और इसी के द्वारा बीटा डिके होता है, कि मैंने आपको बता दिया कि बीटा डिके क्या है। ठीक है, तो इसी के द्वारा क्या होता है, बीटा डिके होता है, बीटा कण निकलते हैं। तो आपको वीक न्यूक्लियर फोर्स में ध्यान रखना मल्टीपल चॉइस के लिए कि बीटा डिके होता है। अब बात करें स्ट्रॉन्ग फोर्स, अभी वीक था अब स्ट्रॉन्ग, फिर वही हीलियम एटम ले लेते हैं। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको, इसके बारे में ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या होता है, हमेशा शॉर्ट रेंज होते हैं।
यानी बहुत पास होगा, 10⁻⁻15 के आसपास होगा दूरी उनके बीच की, तभी ये काम करेगा। तो पहला पॉइंट इसके लिए मल्टीपल चॉइस के लिए या लिखने के लिए क्या याद रखना है, ये शॉर्ट रेंज होते हैं, ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फोर्स की वैल्यू इसको संज्ञा दी जाती है। यानी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फोर्स है कौन, स्ट्रॉन्ग, नाम ही है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, क्योंकि फंडामेंटल हम 4 पढ़ रहे हैं तो उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके डायग्राम से आप समझेंगे तो बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगा। ये हीलियम है, इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर, इलेक्ट्रॉन दिखा दिए आपको मैंने, अंदर प्रोटॉन, ग्रीन कलर से प्रोटॉन, और जहाँ एन लिखा है, ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे न्यूट्रॉन। अब क्या हो, हम इलेक्ट्रॉन को हटा देते हैं, मान लीजिए इसके इलेक्ट्रॉन, हीलियम के इलेक्ट्रॉन हटा दिए, तब क्या हुआ, यदि हम हीलियम के इलेक्ट्रॉन हटाते हैं तो अंदर क्या है, प्रोटॉन ऑलवेज होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन ऑलवेज होता है न्यूट्रल यानी कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन ऑलवेज होता है नेगेटिव। तो यदि इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन अट्रैक्टिव हो, मान लीजिए हमने इलेक्ट्रॉन हटा दिया, बात खत्म, अब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं वहां पे प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, तो क्या होगा कि प्रोटॉन पॉजिटिव न्यूट्रॉन नेगेटिव, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज ही नहीं है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन दो है, एक प्रोटॉन यहाँ पे है, एक प्रोटॉन यहाँ पे है, ये दोनों प्लस है, और मैंने कहा कि यदि प्लस और प्लस चार्ज आएंगे तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, मतलब अट्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन यदि रिपल्सन होता है, एक यहाँ है एक यहाँ है, यदि ये यहाँ को होगा ये यहाँ को रिपल्सन होगा तो फिर और इनके बीच की दूरी बढ़ेगी, एक यहाँ, तो फिर क्या होगा, इसको टूट जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यानी दो पॉजिटिव चार्ज एक पास पास हैं, तो एक यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो उसका मानना होता है कि जब दो सेम चार्ज पास पास होते हैं तो उनसे क्या होता है, रिपल्सन होता है। लेकिन यहाँ पे रिपल्सन होगा तो ये टूट जाएगा, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, यानी रिपल्सन हो नहीं रहा है, टूट नहीं रहा है, तो ये कैसे जुड़े हैं, तो दो पॉजिटिव चार्ज होते हुए भी इनमें रिपल्सन नहीं हो रहा, एक पॉजिटिव है दूसरा है, आपस में तब भी जुड़े हैं, तो जो फोर्स इनको जोड़े रखा है, यानी इस रिपल्सन को नहीं होने दे रहा है, वो इस रिपल्सिव फोर्स से भी ताकतवर है, कौन, अट्रैक्टिव फोर्स। तो जो ये अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, जो किसी को पता नहीं कौन सा फोर्स है, इसी को स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फोर्स कहते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, कि दो प्रोटॉन के बीच रिपल्सिव होना चाहिए, लेकिन रिपल्सिव नहीं होना, वो अट्रैक्टिव है। तो ये जो रिपल्सन की बजाय जो अट्रैक्शन का ये फोर्स है, यही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फोर्स कहलाता है। ये तभी काम करता है जब बहुत पास पास यानी शॉर्ट रेंज होते हैं, अट्रैक्टिव होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ये आपको ध्यान रखना। अब मैंने इसी विधि को कहते हैं, जब आपने इलेक्ट्रॉन हटा दिया और अंदर केवल दो प्रोटॉन बचे, न्यूट्रॉन बचे, तो इसे कहते हैं अल्फा पार्टिकल। यदि कभी अल्फा पार्टिकल की डेफिनेशन आए तो आप यही समझें कि ऐसा हीलियम पार्टिकल जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसको अल्फा पार्टिकल कहते हैं। अब रीड कर लीजिए, नाभिक के अंदर यानी ये न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाला शक्तिशाली आकर्षण बल को प्रबल बल कहते हैं या स्ट्रॉन्ग फोर्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि दो प्लस चार्ज हैं और न्यूट्रल चार्ज है, उसके बावजूद भी आकर्षण की जगह प्रतिकर्षण रिपल्सन की जगह अट्रैक्शन होना चाहिए, लेकिन तब भी वहां रिपल्सन की जगह आकर्षण ही होता है। इसी को कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, कि ये रिपल्सिव क्यों नहीं हो रहा है, अट्रैक्ट क्यों हो रहा है, कौन सा बल काम कर रहा है, तो आप बताओगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यह बल प्रोटॉन के रिपल्सिव बल से ज्यादा होता है, ये आपको ध्यान रखना है इसकी, इसीलिए इस बल प्रोटॉन के रिपल्सिव बल को रोके। अब यदि कभी उसमें आ जाए, मल्टीपल चॉइस में आ जाए अरेंज करने को, स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीकेस्ट फोर्स, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, जो मैंने ऊपर अभी डिस्कस किया, फिर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर होता है वीक फोर्स, और उसके बाद आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस तरह से आप अरेंज करोगे, यानी स्ट्रॉन्ग सबसे ज्यादा ऐसे, सॉरी यदि मैं एक बोल रहा हूं, आप ऐसी लाइन खींचे, यहाँ से एस हो रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग मिलेगा, जैसे जैसे आप ऐसे आओगे ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ ए वाला। एक एग्जांपल आप ऐसे समझ लेते हैं, यदि इसकी वैल्यू 5 तो इसकी 10, इसकी 20 तो इसकी 100, इस तरह से एक एग्जांपल। आप इसको सही मत मान लीजिए कि तक आप समझ जाए कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, उससे कम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उससे कम वीक और सबसे कम वीक ग्रेविटेशनल। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, मास पे डिपेंड है और दूरी कितनी हो सकती है, और ये क्या है, शॉर्ट रेंज का है, बहुत पास होने में दिखता है, तो इसलिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है,
तो ये लेसन कंप्लीट हुआ। आप यदि इनको बेहतर से समझेंगे तो जब मैं आगे डिटेल बताऊंगा ग्रेविटेशनल फोर्स को तो आप बहुत बेहतर से और आसानी से समझ पाएंगे। ओके, तो लेसन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।